अब खबरों की करते हैं शुरुआत। जौनपुर में अटाला मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई आज है। जिला अदालत में की जाएगी ये सुनवाई। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद से पहले या अचला देवी का मंदिर था। सुनवाई के दौरान जिला अदालत अटाला मस्जिद के सर्वे पर फैसला लेगी। सर्वे की रूपरेखा तय किए जाने पर भी अटाला मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष पुलिस फोर्स के साथ सर्वे किए जाने की मांग करेगी। वहीं सुनवाई को लेकर अटाला मस्जिद पर पुलिस का पहरा भी है। आपको बता दें कि बीते 10 दिसंबर को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। तब डिवीजन कोर्ट ने अगली तारीख 16 दिसंबर यानी कि आज की तारीख तय की थी। हिंदू पक्ष फोर्स के साथ मस्जिद के सर्वे की मांग करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो आज अटाला कोर्ट में ये सुनवाई हुई। जौनपुर के कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। अटाला मस्जिद को लेकर ये सुनवाई। अब आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे। क्या कुछ कह रहे सुनिए। अधिकाधिक घरों तक जो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, वो पहुंचे। मैं इस मेले को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे उरेडा, यूपीसीएल, यूजेबीएनएल, पिटकुल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बहुत बधाई देता हूं। उनका सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं और इनके प्रयोग के द्वारा पर्यावरण को भी अत्यधिक हानि होती है। हमें उस ओर भी सोचना चाहिए। अगर हम उस दिशा में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इस सौर ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो असीमित है और ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने में भी अपना योगदान देते हैं। और इसी विशेषता को देखते हुए, सौर ऊर्जा की इसी विशेषता के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज देश भर में लगातार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। और ये लक्ष्य हर एक देशवासी का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सौर ऊर्जा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति लागू की है। और एक लक्ष्य हमने भी रखा है कि 2027 तक 14,000 मेगावाट सोलर क्षमता हमको प्राप्त हो। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कौतिक है, इस प्रकार का आयोजन है, ये हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता करेगा। इसी दृष्टि के साथ हम 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं। हमने पिछले आम बजट में इसका प्रावधान किया था और आगे भी ये क्रम हम अनवरत रूप से जारी रखने वाले हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। खबरें बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में बोले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे। संभल और बहराइच हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग की है। पूरे देश में संभल बहराइच हिंसा की चर्चा। माता प्रसाद पांडे का ये बयान सामने आया। विधानसभा में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। माता प्रसाद पांडे ने सदन में अपनी बातों को रखी है। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग भी की है। संभल बहराइच हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए। सपा
कांग्रेस ने भी हिंसा मामले पर चर्चा कराने की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार संभल मुद्दे को लेकर योगी सरकार का घेराव किया जा रहा है। वहीं सदन में इस मुद्दे पर मांग करने की बात रखी गई है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में यह मांग रखी है। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब शुरू हो गया है, लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि संभल हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियों का रुख बेहद आक्रामक हो सकता है। वैसा ही देखने को मिला। सदन में नेता विपक्ष ने सीधे कहा है कि संभल पर चर्चा बेहद जरूरी है और ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। बेशक श्रुति, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। जिस तरह से उम्मीद थी कि पहला दिन काफी हंगामेदार होगा, वैसा ही देखने को मिला। जो खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनकी एक ही डिमांड थी कि बहराइच और संभल की हिंसा पर चर्चा होगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है। काफी हो हल्ला और शोर शराबे के बीच विधानसभा में देखने को मिली है। और जिस तरह की तस्वीर आई है, वो इस बात की संकेत है कि विपक्ष जहां आक्रामक है, वहीं सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की जो चाल है, जो राजनीतिक उद्देश्य है, उसको खारिज करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल अनिल जी, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम हो, सभी ने अपील की विपक्षी पार्टियों से कि वो अपनी बातों को तरीके से रखें ताकि जो भी मुद्दे हैं उसे उठाया जा सके और सरकार इस पर जवाब दे। हालांकि जैसा कि आज का माहौल था, अगर सदन की बात करें तो काफी हंगामेदार रहा, कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा था। अभी क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जहां विपक्ष जो है संभल और बहराइच हिंसा पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है। हालांकि विधानसभा स्थगित कर दी गई है। जहां समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और कांग्रेस के हैं, ये सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कह दिया गया है कि चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा चलनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत, नियम संगत तरीके से चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करके इस बात की तैयारी कर ली थी कि जो विपक्ष की तरफ सवाल आएंगे उस पर मुंहतोड़ करारा जवाब देने के लिए मंत्रीगण जो है अपनी तैयारियां कर लें। लेकिन विपक्ष जो है केवल एक ही मुद्दे पर अड़ा रहा, कानून व्यवस्था पर चर्चा चाहता है। संभल और बहराइच की हिंसा को आधार बना करके सत्ता पक्ष को घेरना चाहता है। केवल इसी मुद्दे को लेकर के आज पहला दिन काफी हंगामेदार रहा विधानसभा में, जहां समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इसे खारिज किया गया। तो हल्ले को लेकर के जो शोर शराबा है, जो विधानसभा की प्रक्रिया है, उसको बाधित करने का भी आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया गया है। बिल्कुल, ऐसे में काफी हंगामेदार रहा आज की ये कार्यवाही। लेकिन अनिल जी, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां संभल हो, बहराइच हिंसा हो, इस पर चर्चा की मांग कर रही है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। क्या वजह बताई जा रही है, आखिर क्यों खारिज किया गया? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी बयान आया है। उनका ये कहना है, साफ तौर पे उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि सत्ता पक्ष जो है वो बहराइच और संभल हिंसा पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर के बहराइच और संभल में सवाल खड़े हुए हैं, और हालांकि सरकार की तरफ से इसमें कानूनी दायरे में रह कर के कार्रवाई की बात कही जा रही है और वहाँ अमन चैन भी पट्टी पे आता हुआ नजर आ रहा है। बहराइच की हिंसा अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। हालांकि संभल पर अभी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। FIT को जांच सौंपी गई है। कार्यशैली पर सवाल यानी कि संभल में हालात संभल गए हैं, लेकिन उस पर सियासत संभलती हुई नजर नहीं आ रही। और सदन में भी इस मुद्दे को बेहद जोर शोर के साथ विपक्षी पार्टियां उठा रही है। हालांकि उनकी इस चर्चा वाली मांग को खारिज कर दिया गया है। अब बने रहिए अनिल जी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ और ये काफी हंगामेदार रहा। खबरों बढ़ते आगे, संभल में
38 साल बाद खुले मंदिर के पास स्थित कुएं की खुदाई के दौरान पुरानी खंडित मूर्तियां मिली है, जो कि माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति है। आपको बता दें कि करीब 15 से 20 फीट तक मंदिर की खुदाई हो चुकी है। इस दौरान कुएं में से खंडित हो चुकी मूर्तियां निकाली गई है। 48 साल बाद ये मूर्तियां मिली है। इस मंदिर का पट खुलवाया गया है, इसमें पूजा अर्चना की गई और जो कि 7 से 8 इंच लंबी है। फिलहाल कुएं की खुदाई अभी जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी एएसपी श्री चंद्र ने कहा है कि कुएं की खुदाई की जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं मस्जिद से बिजली चोरी में अब तक 47 एफआईआर दर्ज हुई है। तो 20 फीट खुदाई, काफी कुछ इस खुदाई के बाद भी मिला है और कई खुलासे इस खुदाई के बाद सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, 48 साल बाद मंदिर का पट खुला, पूजा अर्चना की गई, खुदाई भी की गई है। खुदाई में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, ये करीब 48 साल की बात कही जा रही है। ये संभल जनपद में एक इलाका है, खग्गू का पूर्वा करके इलाका है। यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं और कुआं भी मिला है। इस बात के पूरे सबूत मिले हैं कि यहाँ पर मंदिर था और इसको देखते हुए वहाँ पूजा अर्चना भी शुरू करा दी गई है। लगातार खुदाई चल भी रही है। पार्वती, गणेश और भोलेनाथ की यहाँ प्रतिमाएं मिली हैं और इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये खग्गू का पूर्वा जो है यहाँ पर पूजा अर्चना बंद क्यों हो गई। अचानक ये कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की गई है और इस मंदिर को खोज के निकाला गया है। अब यहाँ पर अब घंटे घड़ियाल और कीर्तन होने लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी सुरक्षा के लिहाज से लगा दिया गया है और सुरक्षा कर्मी भी यहाँ तैनात किए गए हैं। वहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा अलर्ट है। साथ में जो भाजपा है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर 48 साल से यहाँ पर पूरा पूजा अर्चना क्यों नहीं हो रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई कि अचानक यहाँ पर पूजा अर्चना बंद कर दी गई। ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पूजा अर्चना को लेकर के कोई विवाद नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन पूर्णतः अलर्ट है। संभल जिलाधिकारी का भी बयान आया है, वहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक का भी बयान आ चुका है कि कुएं की भी खुदाई की जा रही है और मंदिर परिसर के आसपास भी खुदाई का कार्य चल रहा है और जो अवशेष मिल रहे हैं उससे इस बात के पूरे संकेत हैं कि ये परिसर मंदिर का है। हालांकि ये पहले ही साबित हो चुका है कि मंदिर है, क्योंकि भगवान हनुमान जी की मूर्ति मिली है, भोलेनाथ की मूर्ति मिली है और यानी कि इलाका भी संवेदनशील बना हुआ है। 48 साल बाद मंदिर के कपाट खुले, पूजा अर्चना की जा रही है। एसआई को पत्र भी लिखा गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ आसपास के इलाकों में चौकसी बरते हुए। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता है, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें, यदि वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर थ्रू नोटिस हम। पंडित जी बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। अभी तो इनिशियली कल, क्योंकि कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी, तो कल हमने 49 के आसपास एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया। तो आज कुछ एफआईआर होगी, लगातार एफआईआर दर्ज होगी।
खुदाई की जा रही है। अभी तक 3 खंडित प्रतिमाएं बरामद हुई हैं, प्राप्त हुई हैं और आगे खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था नियम अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है और बाकी आगे खुदाई करवाई जा रही है और सुरक्षित स्थान को एक पार्वती जी की प्रतीत हो रही है और एक गणेश जी की है और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है, जो कि खंडित है। बाकी जानकारी वहीं जयपुर नगर निगम ने उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग को गैस लीक मामले की जांच पूरी होने तक सील कर दिया है। नगर निगम ने यह फैसला फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL के साथ बिल्डिंग की शुरुआती जांच के बाद लिया है। अब नगर निगम की टीम यह जांच करेगी कि कोचिंग संस्थान ने किन किन नियमों की अवहेलना की है। वहीं FSL की टीम यह जांच करेगी कि आखिर वह कौन सी गैस थी जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हुए और वो गैस कहां से आई। आपको बता दें कि रविवार शाम को उत्कर्ष कोचिंग में सीवरेज लाइन से उठी बदबू से स्टूडेंट बेहोश हो गए थे। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि ये घटना कल मेरे संज्ञान में आई। वो बच्चे अब स्वस्थ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम कोई चीज बर्दाश्त नहीं करें। जो घटना हुई है उसकी समीक्षा जांच की जा रही है। वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफी बड़ा है। तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए। नहीं, छत के ऊपर हाँ, वो किचन जो वेस्ट है, मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगाया, उसका तड़का लगाया, उसकी गैस भी खींची है। ये कल मेरी नॉलेज में कल आया। निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है अब स्वस्थ है, वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया, वहाँ ठीक है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं भी स्वास्थ्य से हम कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कि स्कूल हो, उनमें हमारे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की हम समीक्षा और जांच कर रहे हैं। एक कमेटी बना के निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। जो भी कमी खामी रही है, जो भी गलती हुई है, उसके बारे में जो भी निर्दोष उसमें पाए जाएंगे या गलती होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, उत्कर्ष कोचिंग संस्थान को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है। FSL जब वहां जांच करने पहुंची उसके बाद इस कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया है। आखिरकार जांच में ऐसे क्या कुछ खुलासे सामने आए? देखिए, अभी तक सैंपल लिए गए हैं और जहां ये कल का घटनाक्रम है, कोचिंग संस्थान के अंदर 10 से 12 बच्चे एकदम से बेहोश हो जाते हैं और पढ़ाई करते करते ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और ये पहली दफा नहीं है कि जयपुर के कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम की अनदेखी की वजह से ये बड़े हादसे हुए हैं। उससे पहले भी हमने देखा कि जयपुर में कोचिंग संस्था में कभी छत गिर रही है तो कभी पानी उसमें बेसमेंट में पानी भर रहा है। तो ऐसे घटनाक्रम जयपुर में काफी सामने आए। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम अभी सामने आया है, जहाँ पर बच्चों के हालात में अभी तक 2 बच्चों की सुधार काफी गंभीर बताई जा रही है हालत, और बाकी बच्चों के हालत में सुधार जरूर है, जहाँ पर स्थानीय अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार ने समीक्षा करते हुए जांच कमेटी जरूर बैठाई है और जांच कमेटी आखिरकार ये बताएगी कि इसमें क्या कुछ कमियां रही है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ जब महेश नगर SHO है वो कह रही है कि सब्जी ऊपर सब्जी बन रही थी और सब्जी की गंध की वजह से शायद बच्चे बेहोश हो गए। उधर DSP कह रहे हैं कि सिविल लाइन की बदबू आ रही थी, उस गंध की वजह से बच्चे बेहोश हो गए। और अब जब FSL की टीम वहां मौके पर पहुंची है तो उनका ये मानना है कि हो सकता है किसी बच्चे ने क्लासरूम के अंदर स्प्रे किया हो, किसी तरह का एक वहां पर वैक्यूम बनाया गया हो जिसकी वजह से बच्चों की हो सकता है कि इसमें यानी कि तमाम एंगल से FSL की टीम जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कोचिंग संस्थान ने तमाम मापदंडों को नजरअंदाज करके बच्चों के साथ इस संस्था को संचालित किया था? कई सवाल है जिसकी तलाश में FSL की टीम कुलदीप लगी हुई है। अब जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।